Hello, good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. हाँ, Welcome. Okay. ओके, Good. Start हाँ कीजिए हाँ सर. सर. हाँ हाँ। अच्छा, लास्ट डे एक कंफ्यूजन आया था कि ये समेशन ऑफ M1 R1 कैसे जीरो होता है। हाँ, ये क्या था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है। अच्छा, ये मैं फिर से करूँ, कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। ये जो ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जाता है, और इधर एक एक्सिस है जो एक्स डिस्टेंस में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज ICM, एंड दिस इज एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो ये I इक्वल टू ICM प्लस MX पर ही होता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। इधर एक पॉइंट मास ले लिया जिसका मास है M1 और डिस्टेंस है R1। तो ये ICM, तो समेशन ऑफ M1 R1 स्क्वायर है। अब देखो I इस एक्सिस के हिसाब से I कितना आएगा, समेशन ऑफ M1 इंटू ये डिस्टेंस x है, ये है R1। सो x माइनस R1 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर करके M1 x स्क्वायर माइनस M1 R1 x ऐसा आ रहा है। तो इसमें ये टर्म तो देखो ये ICM हो गया, ये तो x स्क्वायर, x इज ए कांस्टेंट टर्म, तो ये बाहर चला आया। अब क्वेश्चन है कि M1 R1 का समेशन कैसे जीरो हुआ। ठीक है, ये क्यों जीरो होगा। तो हम लोग देखे हैं कि अगर ये CM है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, तो ये मान लो एक मास है इधर M1, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला कि से एक CM कितना आता है, एक CM आता है M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस, ये है ना एक CM। तो अगर मैं इसको जीरो ले लेता हूँ, ये ओरिजिन में ले लेता हूँ, तो जीरो होने से M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस ये टर्म जीरो हो जाता है। ये तो इस तरफ आकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है। तो समेशन ऑफ M1 x1 इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, अगर इसको तुम ओरिजिन ले लो, तो ये R1 इसका x कोऑर्डिनेट है ना, ये R1 इस M1 का x कोऑर्डिनेट है। इधर ले लो, ये x कोऑर्डिनेट M2 का होगा, M2 R2। इधर ले लो, माइनस आएगा, तो ये R1 इधर x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए समेशन ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ये जीरो आएगा। समझ में आया। आराध्या है क्लास में? आराध्या नहीं है। यस सर हूँ। हाँ, ये समझ में आया। लास्ट डे ही पर हम लोग रुक गए थे क्योंकि समेशन ऑफ M1 R1 कैसे जीरो होता है, यस ठीक सर। है ना। तो इसको अगर ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ये देखो, ये R1 एक्चुअल इसका x कोऑर्डिनेट, ऐसे x ऐसे y ऐसे z है मान लो। तो R1 x कोऑर्डिनेट आ गया ना। तो M1 R1 प्लस M2 R2 ये डिस्टेंस लेने से ये अगर y एक्सिस है तो ये x हो जाएगा। तो ये समेशन ऑफ M1 x1 प्लस M2 x2 जैसे जीरो आता है, ऐसे ही M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 समेशन उसका जीरो होगा। ये जीरो आएगा। ये समझ में आया। यस सर। लास्ट डे वो कभी कभी होता है ना, फिजिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। तो ये बेसिक फंडा है आपका, आज क्लास में है। आपका आज एब्सेंट है आयुष। Yes, sir.
हाँ आयुष, ये Yes. बात समझ में आ गया। ये यस सर लास्ट आ डे गया। मैंने कहा कि इसको मान लो ये 0 होता है। हाँ, उस दिन ये लॉजिक आया नहीं मन में, और किताबों में भी इस तरह से दिया नहीं, तो ठीक है, छोड़ो। तो ये R1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है। तो आज तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, यस सर। हेलो। हाँ, तो जो तुम्हारा 3 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मैंने लास्ट दिन किया था, फिर भी बाकी बच्चे लोग के लिए करता हूँ। तो ये पहले प्रॉब्लम था। सर ये वाला स्किप कर सकते हैं, आपने बता दिया था ये वाला। ये वाला स्किप करूंगा। अच्छा, लास्ट दिन जो बताया उसी से हो गया। मुझे लगता है होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, लास्ट डे तो कर दिया था। तो चलो इसको करते हैं, ये वाला। इसको दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये क्या दिया है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क, ये स्पिन कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो ऐसा इसको किसी तरह से एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, नहीं फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन वाला सरफेस पर इसको रख दिया। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका जो ओमेगा है इसको घटाएगा, ये डिक्रीज करेगा। तो कितना टाइम लगेगा ये 0 होने में, ठीक है। यही दिया है इस प्रॉब्लम में। ऐसा माफी का एक प्रॉब्लम मैंने भी वर्मा से रखा है। वर्मा सर का जो प्रॉब्लम है उधर भी में एक प्रॉब्लम ऐसा मैंने सुना है। वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ये तुम्हारा 73 नंबर का प्रॉब्लम है। तो तो ये एक डिस्क है। हाँ, तो डिस्क का फ्रिक्शनल फोर्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो घूम रहा है, ऐसे ओमेगा लेकर घूम रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक डिस्क से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ठीक है। तो इसका मान लो ये R है, और इसका थिकनेस है dr। एक छोटा सा रिंग ले लिया, ठीक है। और ये रेडियस तो दिया है कैपिटल R। तो ये रिंग का लेंथ होगा 2πr, अगर रो है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया का मास ले लेता हूँ रो। तो ये जो इसका मास अगर dm है, तो dm कितना आएगा, देखो dm पहले इसके एरिया चाहिए, लेंथ है 2πr, इसको थिकनेस से डिवाइड इंटीग्रेट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसको रो से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया मास, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कितना आएगा, इसको मैं df लिखता हूं, क्योंकि इस तरह घूम रहा है तो इस तरह फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो ये होगा dm इंटू जी म्यू इंटू dm इंटू जी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऐसा। तो जो टॉर्क आएगा इसके ऊपर, टाउ, टाउ होगा df इंटू आर, ठीक है ना। टॉर्क तो फोर्स, ये तो टेंजेंशियली एक्टिंग फोर्स है। तो ये फोर्स इंटू आर करने से ये टॉर्क आ जाएगा। तो df था तो म्यू dm, dm की जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं 2πr dr इंटू रो। हाँ, dm की जगह इंटू जी है, और एक r है। तो इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ये आता है 2π म्यू रो जी, और ये r² dr, ठीक है। ये मैं चेक कर लेता हूँ, 2π म्यू रो जी r² dr। तो टोटल टॉर्क
जो रेजिस्टिंग टॉर्क है ये कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 पाई म्यू रो जी। तो इसको इंटीग्रेट करो 0 टू कैपिटल आर स्क्वायर डी आर। तो ये आता है 2 पाई म्यू रो जी। तो ये आर क्यूब बाई 3 आता है 0 टू कैपिटल आर। तो ये आता है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉब्लम है। म्यू जी रो आर क्यूब, ठीक है, ये म्यू जी रो आर क्यूब। ये आता है टॉर्क। तो ये टॉर्क क्या करेगा, डीएक्सिलरेट करेगा। हम लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो टॉर्क तो ये है 2 पाई बाई 3 म्यू जी रो आर क्यूब। इधर आई, ये तो डिस्क है, इसका हाफ एम आर स्क्वायर आता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर आता है, और ये इंटू अल्फा। तो ये आर स्क्वायर तो कट गया, एक आर रह गया। तो 2 पाई बाई 3 म्यू जी रो आर इक्वल्स टू हाफ एम कितना है, देखो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, इंटू रो करने से इसका मास आ जाता है इंटू अल्फा। तो अभी एक पाई इधर कट गया, और क्या कट गया, रो कट गया, और एक आर इधर कट गया। तो यहाँ से अल्फा आ जाता है 4, ये 2 जाकर 4 बना देते हैं बाई 3 म्यू जी, और क्या है इधर एक आर है, ठीक है, 4 म्यू जी बाई 3 आर। ये आ गया अल्फा। अब रिटार्डेशन, हाँ ये तो रिटार्डेशन है। ओहो, रिटार्डेशन, ये है रिटार्डेशन। तो आप कितना टाइम के बाद रुकेगा, ठीक है ना, टाइम पूछा था, हाउ लॉन्ग, हाँ, तो कितना टाइम के बाद रुकेगा। तो इसका टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो ये ओमेगा नॉट ही इधर ओमेगा है, ये है 0, फाइनली रुक जाता है माइनस अल्फा टी। तो यहाँ से टी आ जाता है ओमेगा बाई अल्फा। तो 3 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 4 म्यू जी, ये आता है, ठीक है। तो ये आंसर आता है बी, ऑप्शन बी में ये है। फिर भी एक प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। एक घूमता हुआ डिस्क को, हाँ, बहुत सावधानी से किसी सरफेस में रख दी, ठीक है। तो सरफेस का कंडीशन हर जगह सेम है। तो ऐसे रखने से क्या होगा, ये घूमता हुआ रखा है तो एक रिटार्डेशन आ जाएगा। तो कितना टाइम बाद ये रुकेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा रिंग जिसके अंदर ले लिया, रिंग का लेंथ है 2 पाई आर इंटू डी आर, इसका एरिया आ गया, इंटू मास पर यूनिट एरिया, अगर रो है तो रो से मल्टीप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स आता है म्यू एम जी, तो ऐसा आ गया, टॉर्क आ गया डी एफ इंटू आर। फिर टॉर्क को हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू आर, या 0 या आर है, टॉर्क आ गया। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ गया, फिर ये रिलेशन में अल्फा को पुट कर दिया, तो आ गया टाइम, ठीक है आयुष। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी था। हाँ, तो इसमें क्या है, पार्टिकल ऑफ मास, हाँ, पार्टिकल ऑफ मास m इज रिजिडली अटैच्ड एट ए। इधर एक पार्टिकल ऑफ मास रखा है, ये रिंग है, रिंग का मास है 3m एंड रेडियस है r। तो द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड rolls without sliding. The angular acceleration of ring just after release, ऐसा करके जब छोड़ दिया तब क्या होगा, तब इसका एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है। तो देखो
ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका नंबर मालूम नहीं, मैंने इसको 74 लिख दिया। तो ये क्या है, एक ऐसा रिंग है, ठीक है। तो इधर एक मास है स्मॉल m, ए पॉइंट में। तो ये तो टॉर्क बनाएगा क्योंकि ये m, ठीक है। और इधर से ये है सेंटर, तो c ले लेता हूँ। इधर से इसका वेट कम कर रहा है, इसका वेट है 3 mg, ठीक है। तो टॉर्क कितना आएगा, देखो टॉर्क आएगा ये, we have to take the torque about c center, ओके। तो यहाँ से जो टॉर्क आएगा ये mg इंटू आर हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू mg इंटू आर, ये टॉर्क है। अब आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिंग का तो है मास इंटू रेडियस स्क्वायर, हाँ। और ये जो मास है ये आर डिस्टेंस में है, उसके लिए m आर स्क्वायर। तो आ गया 4m आर स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू टाउ बाई आई। तो mg/r डिवाइडेड बाय 4m r², m कट गया, एक r भी कट गया, तो आ गया g/4r, ठीक है। ये इसका आंसर, ये देखो ए ऑप्शन में है। ये बहुत इजी प्रॉब्लम था और ये बहुत सर अच्छा ये वाले प्रॉब्लम था। क्वेश्चन का आंसर G/6R दे रखा था। हाँ कितना, g/b, बी दे रखा था, G/6R। g/6r तो नहीं आता है, क्योंकि देखो इधर तो ये रिंग है ना, तो रिंग मास एट ए टॉर्क तो सिर्फ इसी की वजह से आता है, इसलिए release from waste and those without sliding the angular acceleration ring just after release। तो तो इधर फ्रिक्शन भी है। तो अगर मैं इसी पॉइंट के हिसाब से लेता हूँ, अच्छा तो टॉर्क अगर इस पॉइंट के हिसाब से लेने से क्योंकि इधर फ्रिक्शन भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन कंसीडर करके करता हूँ, हाँ। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो उसको तो अवॉइड करना चाहिए। तो ये अगर ये रिंग है, हाँ भारमाशा का किताब में कभी कभी तो इसी अगर इसके हिसाब से मैं ले लूंगा, तो ये 3 mg इधर और इधर तो है ऐसा mg। तो इस पॉइंट के हिसाब से लेने से टॉर्क सेम ही आएगा, टाउ इक्वल टू mg इंटू आर आएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट आई सी अगर लेना है, तो इसके लिए तो होगा 3m r² प्लस प्लस ये जो पॉइंट इधर है ना, तो एक m r² ऐड करना पड़ेगा बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये मास यहाँ से r डिस्टेंस तो 7 आ जाता है, प्लस m r², ठीक है। तो ये तो 6 तो नहीं आ रहा है, सर क्योंकि वहाँ पे अगर मैं m r² क्यों लिए? ये देखो हाँ। ये तो इस पॉइंट के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो इधर तो एक्सिस ऐसा एक्सिस है तो 3m r², और इधर एक्सिस ले लिया तो कितना आएगा, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर 3m इंटू r² लेना पड़ेगा ना, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक हाँ है। ठीक है। यस सर। हाँ तो इतना लेना पड़ेगा। तो इधर mg काम कर रहा है, तो ये टॉर्क तो होगा, देखो टॉर्क तो इसका टॉर्क फिक्सर का टॉर्क नहीं होगा। अच्छा आयुष नहीं,
सर मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है, उसमें 6R कर दिया उन्होंने। अच्छा देखता हूँ कैसे आ गया 6R 5/4 और द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया द रिंग 4mg इंटू R/4 वही तो होगा 3m² प्लस m² प्लस m/AP स्क्वायर m/AP स्क्वायर m/AP स्क्वायर। हाँ लेकिन ये m² पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके हिसाब से किया है ना। पहले क्या किया सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग R/4 top of the point of contact moving। ओ अच्छा अच्छा टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रनिंग नॉट। ओ अच्छा ये सिस्टम का इसको मैंने जो m² लगाया उसमें गलत हो रहा है क्योंकि ये इसका पहले सेंटर ऑफ मास को निकाल दिया। ठीक है तो ये इधर है 3m और इधर है m। तो ये सिस्टम का अगर लेना है तो ये सेंटर ऑफ मास ले लो इधर है सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस को मैंने x लेता हूँ और ये है r-x तो 3m इंटू x। हाँ इक्वल टू m इंटू r-x। तो यहाँ से mx तो हो गया 4mx इक्वल टू mr तो x आ गया r/4। अच्छा सेंटर ऑफ मास अच्छा अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो इस पॉइंट के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये 3m r² प्लस m² क्यों लिया 3m r² पॉइंट तो इधर शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पर तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये सॉल्यूशन सही है। हाँ क्योंकि ये जो m r² के साथ 3m r² के साथ m² ऐड किया। हाँ तो सर और ये इन्होंने ऐड m/√2r का स्क्वायर ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। हाँ ये भी तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली आ जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास का तो कोई जरूरत ही नहीं है ना क्योंकि ये जो रिंग है रिंग का तो 3m r² है फिर इधर एक्सिस को इधर शिफ्ट किया तो सिर्फ अगर रिंग के बारे में सोचो तो ये क्या होगा इसके साथ 3m r² ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग टॉर्क इसी पॉइंट के हिसाब से ले रहा हूँ और ये जो मास इधर है तब हमने ये डिस्टेंस को कंसीडर करेगा। ये सेंटर ऑफ मास का तो कोई इधर जरूरत नहीं है। ठीक है ना सेंटर ऑफ मास की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही रिंग का ले लेता हूँ और फिर इस मास का ले लूंगा। ठीक है ना तो ये करने की मुझे तो लगता नहीं है। ये 3m r² है और इधर चला गया तो फिर एक 3m r² आएगा। ये जो m r² ऐड किया है हाँ ये तो मुझे लगता नहीं है ये सही है क्योंकि वी कैन अप्लाई टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज द रिंग इज रोलिंग। हाँ तो ये इस पॉइंट के हिसाब से इन्होंने टॉर्क लिया है। हाँ प्लस ये तुम ऐसे ले सकते हो ये डिस्टेंस जितना है तो ये डिस्टेंस है
ये आर तो ये √2r आएगा, m इंटू √2r इसका स्क्वायर, ये है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो तो मोमेंट वो ऑफ 2 बार इनर्शिया, PM आपने लिख दिया। हाँ इधर जो mr² लिखा है ना, ये सही नहीं है और सेंटर ऑफ मास निकालने की कोई जरूरत नहीं है। टॉर्क तो पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से ये इतना दूर में काम करता है m, तो ये डिस्टेंस r है, तो mg इंटू आर का आ जाएगा टॉर्क। देखो 4mg इंटू क्या किया, r/4 ऐसा किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो ये देखो वो जो mr² ऐड किया वो 3mr² होना चाहिए। हाँ, तो ये आता है 8mr² इंटू अल्फा इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क है mg इंटू आर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अल्फा होगा g/8r, है ऑप्शन में। देखो एक सी ऑप्शन में है g/8r, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पहले रिंग का निकालो फिर इसको निकालो। ठीक है, ये रिंग के लिए ये सेंटर ऑफ मास से जाता है, तो ये एक्सिस हम लोग पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं और इसके साथ ये डिस्टेंस ले लिया तो हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से g/8r ये आंसर सही है। ठीक है बेटा। ओके ये हाँ हाँ, कभी वो कभी जो, आंसर, कभी कभी आंसर बुक में भी वो भी उनका भी मिस्टेक हो सकता है। उनका आंसर हाँ क्या है होता, आयुष? g/6r। उसका आंसर है 6r है, उसके आंसर में हाँ, ये 3r, इधर 3 नहीं लिया, अच्छा लेकिन ठीक है जी, मेरा हाँ तरीका इजी है। और हाँ ये एक चीज है, रोलिंग फ्रिक्शन में इस पॉइंट के हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि एक फ्रिक्शन कम करता है, वो मैं जी, भूल हाँ गया था, फ्रिक्शन नहीं हाँ, लिया इसलिए। यस जी। अच्छा, इसको मैं काट देता हूँ, तो ये सही है। हाँ, क्योंकि हम्म, ऑप्शन में करेक्ट आंसर रहता है, मैंने हर अच्छा टाइम 8r भी देखा है आंसर कि, है। हाँ 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 वो भी आंसर है, करेक्ट आंसर रहता है, क्योंकि वो हाँ, लोग भूल किया। अरे वो लोग भी तो मेरी तरह है ना, तो सिली हाँ मिस्टेक तो कर ही सकता है। हाँ, नहीं, मैंने सिली ऐसा मिस्टेक, बहुत हाँ देखा, हाँ फिर जी, जी आकाश में भी ऐसा बहुत होता है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन रहता है उधर। हाँ, करेक्ट आंसर भी रहता है और ऑप्शन में दूसरा आ सकता है जी सर। हाँ, आराध्य, तुम सिली मिस्टेक करते हो कि नहीं? सिली मिस्टेक तो हर कोई का होता है। सिली मिस्टेक सबका होता है ना सर जी। हाँ, सिली मिस्टेक नहीं होने से हम लोग क्या, ह्यूमन तो नहीं रहेगा, कंप्यूटर बन जी जाएगा। जी जी, हम्म, हाँ, वो तो होना ही चाहिए। अच्छा, पहले सेंटर ऑफ मास का कुछ प्रॉब्लम, ज्यादा ये प्रॉब्लम जी, मैंने भार्मा से लिया है, और हम्म, भार्मा की किताब में रोलिंग मोशन का एकदम लास्ट में 7-8 प्रॉब्लम है। हाँ, रोलिंग जी, मोशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम लोग चाहते हो हाँ तो मैं वो कर सकता हूँ, और तुम खुद भी कर सकते हो, क्योंकि रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम कैसे किया जाए वो भानुमा सर एग्जाम्पल में 4-5 प्रॉब्लम कर दिया है, वो पहले सॉल्यूशन देख लो, उधर एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया है। हाँ, जी, तो वो देखकर सीख लो, और फिर वर्मा का लास्ट में 7-8 प्रॉब्लम है, वो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, वो कर सकते हो। और एक प्रॉब्लम भटनागर का किताब में एक बढ़िया प्रॉब्लम है, वो सब मेरे पास है, अगर रोलिंग मोशन सीखना चाहते हो तो मैं वो सब कर सकता हूँ, लेकिन आ, वो एक क्लास में मैं कर सकता हूँ, लेकिन रोलिंग मोशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। फिर भी अगर वो, लेकिन अच्छा है प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, और भार्मा सर ने ये जो प्रिंसिपल से मैंने आप इसको किया ना, ये भार्मा सर का किताब में जो सिखाया है उसी को
उसी के हिसाब से मैंने किया है। हाँ, एक गलती मेरा भी हो गया, ये डिस्टेंस लेना भूल गया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, लेकिन ये आंसर भी है ऑप्शन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग चाहते हो तो 7-8 प्रॉब्लम है, मैं कर सकता हूँ, किसी एक क्लास में कर दूंगा। हाँ, और वो सब प्रॉब्लम करने के बाद सिर्फ एक चीज भूल गया था, क्योंकि फ्रिक्शन रहता है तो इसलिए हर टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के हिसाब से लेना पड़ता है। हाँ, सर तो फिर रोलिंग मोशन में कभी भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, तब प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट, ये देखो इधर फ्रिक्शन कम करता है, कौन कौन फोर्स कम कर रहा है, इधर तो एक फ्रिक्शन आ ही जाएगा, एक फ्रिक्शन कम करता है, इधर से एक वेट कम करता है, इधर से एक वेट, इधर। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास में चले जाओगे तो इधर है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से लेना पड़ेगा, तो फिर इसी का हिसाब से पहले आई निकालो, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है वो ऐड करो, है ना। सेंटर ऑफ मास के हिसाब से लेना है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, वो पहले निकाल कर फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस डिस्टेंस को लेकर लेना है, ठीक है ना, तब ये और क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन इससे रोलिंग मोशन में कभी तो मैंने सेंटर ऑफ मास को कंसीडर नहीं किया, बहुत सारे प्रॉब्लम किया, लेकिन ये बहुत पीर जी आकाश वाले बहुत सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास हम सीखेंगे, और रोलिंग मोशन अगर चाहोगे तो मैं कर सकता हूँ, और तुमको जो बताया आयुष, तुम वर्मा सर का किताब देख लो, उसने सॉल्यूशन में जैसा सिखाया है उसी को देख लो, फिर प्रॉब्लम करोगे तो खुद कर पाओगे। हाँ, वो 2 तरीका से सिखाया है, बहुत बढ़िया है वो, फिजिक्स करने का जो मजा है वो तुम ले सकते हो उसको करते हुए। अच्छा, इधर चलो सेंटर ऑफ मास का कुछ प्रॉब्लम करेंगे पहले, फिर हम रोटेशनल मोशन में चले जाएंगे। आजा, a disc of radius r is cut out from a larger disc of radius 2r in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. Locate the center of mass of the residual disc. ठीक है, तो एक पहला प्रॉब्लम क्या है, ये एक बड़ा डिस्क है, इतना पोर्शन काट के फेंक दिया, इतना सर्कुलर पोर्शन काट के फेंक दिया, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है, इसका रेडियस है आर, एंड नहीं, इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसका रेडियस है आर, तो ये जो डिस्क है बड़ा वाला, इसका रेडियस है 2r, ठीक है, तो इसको काट के फेंक दिया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये है ओरिजिनल। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, xcm इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, ऐसा है। तो इधर मैंने, इधर तो काट के फेंक दिया, तो इसलिए माइनस होगा, ठीक है ना। अगर इसको निकाल दिया गया तो ये माइनस होगा, तो मास ऑफ बिग डिस्क, इसको मैंने कैपिटल M से लिखते हैं, ये देखो पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू मास पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा लेते हैं, पहले रो लिया था, सिग्मा लेना अच्छा है, सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया।
ये जो छोटा सा मास ऑफ डिस्क which is cut, तो इसको मैंने स्मॉल m लिखता हूं। तो ये देखो पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क कितना आता है? मास ऑफ रिमेनिंग, अच्छा ये तो इसका देखो टोटल बॉडी सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, ओके। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन में ही कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर लेता हूँ ओ पॉइंट को, तो एक सीएम आ जाएगा। तो देखो इसको मैंने ओरिजिन लिया, तो ये जो बड़ा सर्कल है, जो डिस्क है, इसका हाँ, तो ये जो बड़ा डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही है। तो ये जो m1 x1 ये हो गया m हो गया 0, और इसको तो मैंने काट के फेंक दिया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। m इंटू इसका सेंटर देखो कितना डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में है, तो डिवाइडेड बाय m माइनस m करना पड़ेगा। तो ये रह जाएगा माइनस m, m कितना है पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू आर, और इधर देखो m माइनस m 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो ये पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर सिग्मा कट गया, तो ये आ जाता है माइनस r/3। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से माइनस प्लस होने से इस तरफ, तो ऐसा किस जगह में होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट पोर्शन। हाँ, जहाँ पर ये इसको अगर मैं सी लिख दूं तो ओसी का डिस्टेंस होगा ये r/3, ठीक है। तो जो काट दिया उसका ऐसे लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो इजी था। आप प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? ऐसा ये लैंग्वेज में था, मैंने पिक्चर बना के रख दिया कि ये एक डिस्क है, लुक एट द सेंटर ऑफ मास, टेक सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट्स। तो ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, तो ये दोनों मिलकर सेंटर ऑफ मास किधर आता है वही निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं पिक्चर बनाता हूँ, ये है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास तो d/2 डिस्टेंस में होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास d/2 डिस्टेंस में होगा। इसको मैंने ऑरिजिन ले लिया, ठीक है। तो ये इसका मास लेता हूँ m1, इसका m2। तो m1 कितना है? m1 है पाई d/2 स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये डिस्टेंस d दिया है, ए भी d दिया है d, और ये भी d है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी d होगा, क्योंकि ये d/2 और ये d/2। और m2 कितना है? m2 है, देखो इसको तो d है लेफ्ट, तो d स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो ये है दोनों का मास। तो अब इसको तो ओरिजिन ले लिया, तो एक cm कितना आएगा? cm आएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 तो 0 है, m2 है, d स्क्वायर सिग्मा इंटू d, और नीचे आएगा ये d स्क्वायर सिग्मा कॉमन लेने से पाई
डी स्क्वायर सिग्मा कौन ले लिया, इधर आ जाएगा पाई, सॉरी इसमें तो पाई नहीं है, तो ये पाई/4+1, तो ये आता है डी स्क्वायर सिग्मा तो कट गया, तो 4d डिवाइडेड बाई पाई+4, ये है डिस्टेंस। हाँ, यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो ये 7/4 थोड़ा सा इधर होगा, ऐसा कुछ जगह में होगा, ठीक है। ये होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये OC इक्वल टू 4d डिवाइडेड बाई पाई+4, ठीक है। इधर होगा सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आता है जिसके लिए फॉर्मूला की जरूरत है। तो सेंटर ऑफ मास मैं जब सिखाता हूँ तो ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। हाँ, ये एक डिस्क दिया है, ये इसका रेडियस है, ये एक सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल, तो पूरा से इतना को काट कर फेंक दिया, ये आधा था, तो आधा हाफ सर्कल था, इससे इस पार्ट को काट के फेंक दिया। इसका रेडियस, छोटा वाला का रेडियस है R1, बड़ा वाला का R2। तो हम लोग को पहले जानना चाहिए कि ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास किधर आता है, ठीक है। वो पहले करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, क्योंकि इस फॉर्मूला को अगर हम लोग नहीं जाने तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसके लिए एक सेमी सर्कुलर डिस्क मैं लेता हूं। देखो, ये द डिस्क इज सिमेट्रिक, दैट मीन इधर मिरर रख दो, इसका इमेज ये होगा, तो डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, तो इसके ऊपर कहीं भी इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं, इसका रेडियस मान लो x है और ये है y, और ये थिकनेस है dy, ठीक है। तो ये है इसका रेडियस, ये है r, ठीक है। तो ये जो डिस्क है इसका मास कितना होगा, मास ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ द स्ट्रिप होगा, देखो Tm इक्वल टू 2x इसका लेंथ है, dy इसका थिकनेस इंटू सिग्मा, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। आप देखो, मैं इस एंगल को अगर थीटा ले लेता हूं तो ये भी थीटा बनता है, तो x हो जाता है r cos थीटा, y हो जाता है r sin थीटा, तो 2x dy, dy तो dy, अच्छा dy निकालेंगे तो सॉरी, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। सर वहाँ पे तो 2x कैसे है, वहाँ पे खाली x नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो x है, इसका रेडियस ले लिया x, और तो इधर भी x है, तो x प्लस अच्छा हाँ, एक्स 2x दोनों हो गया ना। एरिया सेम। हाँ हाँ, इसको मैं x ले लिया, रेडियस, रेडियस तो है नहीं, सॉरी, स्ट्रिप का ये लेंथ, हाफ लेंथ को मैं x ले लिया, तो ये भी इधर भी x है, तो टोटल बन गया 2, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर होने से ये डिस्क बनता, तो ठीक है, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो आप इधर हमको dy चाहिए, तो dy इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग x y लेकर भी कर सकते थे, क्योंकि r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग x को y में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जो इंटीग्रेशन आएगा उसके लिए पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू r साइन थीटा, ऐसा कुछ करने से होगा, इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेकर करते हैं। तो dm इक्वल टू 2x
तो 2r cos थीटा इंटू dy देखो r cos थीटा d थीटा, तो ये कितना आता है r स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dm को तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला लगा के रखते हैं, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। देखो थीटा का वैल्यू 0 से 90 लेने से पूरा आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जब ये ऊपर चला जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो चलो मास को मैं निकाल कर ही रखता हूँ। तो एम होगा r स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा, ये होता है 0 से π/2। तो r स्क्वायर इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाई 2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to π/2। तो ये आ गया r स्क्वायर। अच्छा सिग्मा को मैं भूल गया, 2x dy 2x dy, एक सिग्मा इधर होना चाहिए सिग्मा, तो इधर सिग्मा होगा एक r स्क्वायर सिग्मा। ये तो π/2 आ गया, और ये देखो 0, ये साइन पाई 0 है, साइन 0 0 है, और जब 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो यही आता है, ठीक है। तो कितना आया पाई r स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ऐसा आ गया, सॉरी पाई मिस कर दिया, तो ये पाई सिग्मा r स्क्वायर बाई 2, ये है इसका मास। देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए, हम तो y निकालेंगे, इसके ऊपर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये वाई डी एम का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वाई डी एम निकालते हैं। वाई डी एम कैसे आएगा, डी एम तो 2x dy, नहीं डी एम तो ऐसा है 2 r स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा डी एम को एक बार लिख लेता हूँ, डी एम आता है, डी एम आता है इतना, ये r 2r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अच्छा 2r स्क्वायर सिग्मा 2r स्क्वायर सिग्मा इंटू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर भी देख लेता हूँ, 2r स्क्वायर सिग्मा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2r स्क्वायर सिग्मा। तो वाई डी एम कितना आएगा, देखो वाई डी एम वाई इक्वल टू कितना था, वाई था r साइन थीटा, ठीक है। तो वाई डी एम इसके साथ एक r साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, r स्क्वायर सिग्मा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू r साइन थीटा। तो ये हो गया 3r स्क्वायर सिग्मा, सॉरी 3 नहीं 2r क्यूब सिग्मा, ये आ गया 2r क्यूब सिग्मा 2r क्यूब सिग्मा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आता है वाई डी एम। तो वाई डी एम का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इधर साइन थीटा, सॉरी cos थीटा इक्वल टू जेड पुट करेंगे, cos थीटा जेड पर पुट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा डी जेड। तो ये आता है जेड स्क्वायर डी जेड, तो इसको आता है जेड क्यूब बाई 3। तो जेड क्यूब, जेड का मतलब है cos थीटा, ठीक है। तो ये आता है cos क्यूब थीटा बाई 3। तो इंटीग्रेशन वाई डी एम, ये इंटीग्रेशन वाई डी एम कितना आता है, ये आता है 2r क्यूब सिग्मा
हाँ 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो 2r³ सिग्मा इंटू ये आ जाएगा cos³ थीटा बाई 3। तो ये 0 to पाई बाई 2। अच्छा देखो cos पाई बाई 2 तो 0 है। अच्छा 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2/3 r³ सिग्मा cos³ पाई बाई 2 हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1, तो -r ऐसा आता है। सो -r³ सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 ऐसा आता है। ठीक है, ये मैंने हाफ क्यों किया, ये तो 1 होगा ना। है? अच्छा ये 2r³ सिग्मा अच्छा इधर सॉरी बेटा, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा। तो ये आएगा तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा -dz। ठीक है, तो इधर एक माइनस हो जाएगा। हाँ इधर एक माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। हाँ तो इधर एक ये माइनस आएगा, तो ये माइनस होने से ये जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा और -0 आएगा और +1/3 आएगा। ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस cos पाई बाई 2 उसका क्यूब प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो +1/3, नहीं तो आंसर में एक माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका YDM। तो YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन YDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन DM। तो ये कितना आता है देखो, ये तो 2r³ सिग्मा बाई 3 और DM कितना आया था, ये DM का इंटीग्रेशन आया था पाई सिग्मा r² बाई 2, पाई सिग्मा r² बाई 2। तो ये सिग्मा कट गया, एक r² कट गया, तो ये आ गया 4r बाई 3 पाई। ठीक है, तो ये YCM निकालने का बाद ही ये प्रॉब्लम कर सकूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर बता दूं, ये तो देखने से ही समझ जाओगे क्या करना चाहिए। तो सर कैसे इसको ऐसे ही रख लेना है, इतना ज्यादा वो फिर करना पड़ेगा। नहीं, ये इसको याद रखना पड़ेगा, ये कितना डिस्टेंस में होता है ये इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, बहुत बड़ा है ये वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। YCM इक्वल टू 4r बाई 3 पाई। ठीक है, इसको याद रखोगे तब ये प्रॉब्लम कर पाओगे। और हेमिस्फीयर का वो किताबों में लिस्ट दे देता है कैसे आता है, तो एग्जाम हॉल में अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा चीज डिड्यूस करने का बाद प्रॉब्लम करेंगे तो इतना टाइम चला जाएगा कि बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसका एक लिस्ट है सेंटर ऑफ मास का, हाँ वो लिस्ट को याद करना चाहिए। तो मान लो कि ये जो सेमी सर्कल का सेंटर है इधर, तो इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक R2 वाला और ये R1 वाला इसका रेडियस है। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास ले लेता हूँ, ये C1 और ये C2। ठीक है, तो C1 OC1 कितना है, OC1 है 4r बाई 4r1 बाई 3 पाई और OC2 है 4r2 बाई 3 पाई। तो अब ये R2 वाला जो है उसका मास कितना है,
देखो M1 का मास है पाई R1 स्क्वायर सिग्मा और M2 है पाई R2 स्क्वायर सिग्मा। एक चीज गड़बड़ हो गया, ये आधा है, इधर एक हाफ रहेगा, इधर भी एक हाफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है। तो आप फॉर्मूला क्या होगा, YCM होगा M1 टू C1 सॉरी M2 इंटू OC2 माइनस, इसको तो काट के फेंक दिया, OC1, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1। तो M2 तो है पाई R2 स्क्वायर सिग्मा बाई 2 इंटू OC2 है 4R2 बाई 3 पाई माइनस, इसके लिए है पाई बाई 2 R1 स्क्वायर सिग्मा इंटू 4R1 बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई M1 इंटू इसमें पाई बाई 2 सिग्मा को कॉमन लेते हैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो देखो ऊपर से भी हम 4 बाई 3 पाई इंटू ये पाई बाई 2 सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये 4 बाई 3 पाई और पाई बाई 2 इसको मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और नीचे है पाई बाई 2 सिग्मा इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये पाई बाई 2 सिग्मा कट गया तो 4 बाई 3 पाई और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस R1 इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। तो ये कट गया, तो इतना बड़ा सा एक आंसर आया। ये भारवा सर का किताब का प्रॉब्लम है, तो आंसर को भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब भारवा सर का किताब का और एक प्रॉब्लम, तो वो याद रहना चाहिए, ये जो 4R/3 पाई इसको याद रखना चाहिए। हाँ, किताब में लिस्ट है, लिस्ट देखकर सब रट्टा मारना है। अच्छा, तो ये आप देखो, ये एक प्रॉब्लम है कि मिस्टर भी वर्मा सर खुद, उसका वेट 50 केजी नहीं है, उससे ज्यादा है। तो मिस्टर वी एंड मिस्टर एम 60 केजी आर सिटिंग at the two extremes of a 4 meter long boat. Boat का मास है 40 kg, standing in still water. If they come to the middle of the boat, how far does the boat move on water? Neglect friction with water. ठीक है, तो क्या दिया है कि एक बोट है, बाप रे, अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4, ये एक बोट है, इतना तक पानी है, तो बोट का लेंथ है 4 मीटर, इधर मिस्टर ये 50 केजी वाला मिस्टर भी है और ये 60 केजी वाला और मिस्टर एम है इधर। हाँ हाँ, तो ठीक है, और नाव का तो मिडिल में होगा, 2 मीटर में होगा, ये है 40 केजी। आप ये दोनों, ये मूव करके इधर आ गया, ये भी मूव करके इधर आ गया, मिड पॉइंट में दोनों आ गया, ठीक है। तो हम लोग इन लोगों इसका डायमेंशन
कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए ये इधर आ गया, ये नाव के ऊपर 2 मीटर चल के आया, ये भी 2 मीटर चल के आया। तो देखो ये भारी है, तो ये इधर आएगा तो नाव उस तरफ जाएगा। मैं ले लेता हूं कि नाव इतना एक्स डिस्टेंस चला गया इधर, तो ये जो भी है, तो भी कितना जाएगा, भी तो इस तरफ 2 मीटर, और नाव देखो एक्स चला गया, तो 2 मीटर प्लस एक्स चला गया, तो भी कितना गया है, भी गया है 2 प्लस एक्स, हाँ, इन राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। और एम जो है, एम एम इस तरफ 2 मीटर आया, फिर नाव तो इधर चला आया, तो ये एम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स भी। अच्छा, ये एम 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 तो इस तरफ आया है, तो ये माइनस इस तरफ होगा, हाँ। और नाव जो 40 kg है, बोट बोट ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्सटर्नल कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह में रहता है, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, ये जो 50 इंटू नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स is acting, okay? So CM remains at same position, remains at same position. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM देखो, इधर लिखता हूं, देखो XCM इक्वल टू M1 X1 का इंटू डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा एक्स सी एम, तो क्या आएगा, 1/m इंटू, ये देखो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस ऐसा टर्म आएगा। तो अगर ये CM सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये तो जीरो होगा। तो कौन सा जीरो होगा, M1 डेल्टा x, तो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म जीरो होगा। तो अब मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेता हूँ, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेता हूँ, तो इसलिए कैसे आएगा, ये ये राइट हैंड डायरेक्शन में गया है भी, तो भी का है 2 माइनस एक्स, ये है मास इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पहले लिख दिया, ठीक। भी का मास है 50 और डिस्प्लेसमेंट है 2 प्लस एक्स, और ये जो एम है, एम का ये देखो इधर आया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, एम का मास है 60 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 40 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक जीरो हर जगह से कर देता हूँ, तो ये आ गया 10 प्लस 5x माइनस 12 प्लस 6x प्लस x इक्वल टू 0। तो x आता है, नहीं ये 4x है, तो x आता है 10, 15 है, 15x इक्वल टू 2। सो यहाँ से x आ गया 2/15 मीटर, ठीक है। तो ये रफली 13 सेंटीमीटर, मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्चुअली 13.33 आता है, तो वर्मा सर ने इसको राउंड करके 13 लिख दिया। अच्छा, अभी एक अच्छा प्रॉब्लम मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।
तो ये क्या है, इधर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इधर एक 2m का मास है। The pool is smooth है, now it is moving in this direction, that is accelerated along this direction, it will be accelerated along these two directions. Find the velocity of center of mass after t second from the instant of releasing the blocks. ये ब्लॉक को अगर छोड़ देंगे तो ये t सेकंड के बाद ये इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये प्रॉब्लम इजी है, लेकिन कैसे करना पड़ता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, तो ये ये 2m मास है, इधर मान लो टेंशन इस तरफ टेंशन काम कर रहा है, तो ये 2mg इधर काम कर रहा है, तो ये इसका एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, इसका एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। अच्छा, इधर हम काम करते हैं कि एक सबसे पहले a को निकाल लेते हैं कि 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m a, और यहाँ पर t माइनस m, सॉरी t उधर तो mg नहीं है, t इक्वल टू इधर तो वेट, ये सरफेस में बैलेंस हो जा रहा होता है, और ये सरफेस स्मूथ, इधर कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो t इक्वल टू एम ए आता है। ऐड करने से 2mg इक्वल टू 3ma, तो a आ जाता है 2g/3। अच्छा, आप देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ एक एक्सिस जोड़ लेते हैं। एक एक्सिस मान लो ऐसा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ऐसा लेने से ये जो इसका जो एक्सीलरेशन, स्मॉल m का एक्सीलरेशन कितना है, देखो इसका एक्सीलरेशन है a I कैप। ओके, क्योंकि अलोंग x एक्सिस है, तो इसका वेलोसिटी आफ्टर t v इक्वल टू, पहले तो 0 था, u प्लस at, तो a I कैप इंटू t। ठीक है ना, तो v आ गया at I कैप, ऐसा आ गया। और ये जो 2m वाला मास है, 2m, इसका देखो एक्सीलरेशन, ये तो नीचे जा रहा है ना अलोंग दिस, तो इसका एक्सीलरेशन कैसे आएगा, इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा ए जे कैप। इसका एक्सीलरेशन देखो ए जे कैप इस तरफ, तो इसको मैंने v1 लिख दिया, ये मान लो v2 है, तो v2 कितना होगा, ये होगा ए जे कैप इंटू टी। ठीक है, तो अब v1 v2 मिल गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, अच्छा एक अब तो पूछता है, तो वी सी एम कितना होगा, वी सी एम होगा एम v1 प्लस 2m v2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, तो ये m कट जाएगा, तो v1 कितना है, v1 है a t I का, और ये है 2m a j t। ठीक है, और इधर
अच्छा, इधर एक m है, 3m है, तो m को कट देता हूँ, ये आता है 1/3। हाँ, a कितना था? ये था 2g/3। अच्छा, a को कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो ये a/3 कॉमन आता है, ठीक है। a/3 चला गया और t भी कॉमन आ गया, और अंदर रह गया क्या? at/3 कॉमन चला गया, तो इधर आएगा i कैप और इधर रहेगा प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ये a का वैल्यू है कितना? 2g/3, तो 2g/9 हो गया, और ये t इधर i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ऐसा हो गया, तो ये v को v1 निकाल लिया, v2 निकाल लिया, vcm आ गया। तो सर आपने y ये तो को डाउनवर्ड्स में पॉजिटिव क्यों लिया? मैंने y एक्सिस को इस तरफ ले लिया, तो y एक्सिस को अगर इस तरफ लेते तो माइनस में आ जाता, ठीक है। दैट इज माय चॉइस, मैं y एक्सिस को किस तरफ ले लूंगा ये मैं चॉइस कर सकता हूँ, ठीक है। सर तो फिर उसमें फिर डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, इसमें इसी एक्सिस के हिसाब से आएगा आंसर। तो किताब तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ऐसा एक्सिस लिया है। जैसे कि पैराबोला में क्या करते हैं, एक पैराबोला में हम लोग ऐसे करते हैं ना, एक पैराबोला यहाँ से देखा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ एक्स लेते हैं, इस तरफ वाई लेते हैं ना, हॉरिजॉन्टली थ्रोन पैराबोला, प्रोजेक्टाइल। इसके लिए ये पैराबोला आता है, तो ऐसे ऐसे एक्सिस लेता है, ठीक है। तो एक्सिस तो मैं चॉइस से ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर टाइम इस तरह भी लेना पड़ेगा। तो इसको तुम इस तरह भी लेकर कर सकते हो, ठीक है आयुष। यस। हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम और एक तरीका से कर सकते हो। देखो, ये जो मैंने तो इसका v1 निकाला, उसका v1 निकाला, हम लोग ACM में निकाल सकते हैं। ACM कितना होगा? देखो, m इसका एक्सीलरेशन है, a i कैप, ठीक है। तो m a i कैप, हाँ, प्लस 2m a j कैप, ऐसे भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है। तो m कट जाएगा, तो a/3 कॉमन ले लिया, तो इधर रहेगा i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ऐसा एक्सीलरेशन आ गया। तो अब हम, अच्छा, इसको वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखो, ये VCM निकाल सकते हैं। VCM इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ACM इंटू T, ठीक है। देखो, ऐसा ही आता है ना, a/3 i का प्लस 2j का इंटू T, ठीक है ना, सेम रिलेशन आ गया, a/3 इंटू T i का प्लस 2j का। ऐसा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सिस मेरा चॉइस है, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम लोग इसको एक्स, इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आ गया। तो ACM निकाल कर भी हम लोग VCM को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, सर वो सेकंड वाई पर्सन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट? कौन सा सेकंड का? ये रेडी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, ये खड़ा है, ये इधर चुपचाप बैठा है कि खड़ा है, ये इसके ऊपर ये दौड़ता नहीं, एक जगह खड़ा है, इसी के ऊपर। ये अगर v वेलोसिटी में चलेगा तो ये भी v लेकर चलेगा, ऐसा है ना।
तो ये मान लो कि ये इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इसका मास है m इक्वल टू 100 kg, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये एक लड़का, खुशावसा का पिक्चर बहुत अच्छा लगता है। एक लड़का इस तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे, इसका तो ओरिजिनल वेलोसिटी दिया है, इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो चुपचाप बैठा है, तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? ये तो इसका v रिलेटिव है 0, ठीक है। अच्छा, ये है m1, इसका मास है 40 kg। अच्छा, ये है m2, इसका मास है m2, इसका मास है 30 kg। और ये है, इधर एक लड़का है जैसे जा रहा है, तो ये है 70 kg m3, ये है 70 kg, और इसका दिया है रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका रियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग m1 के बारे में सोचते हैं। देखो, अच्छा, a1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो v1 है 1 का वेलोसिटी। हाँ, ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, m2 है, इसका वेलोसिटी है v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, हाँ, ये जो फ्रेम का वेलोसिटी ऐड करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा। तो ये तो इधर खड़ा है, इसका वेलोसिटी है 0 प्लस v, ठीक है। ये तो राइट की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये जा रहा है। आप देखो, ये v3 इसका वेलोसिटी देखो, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इक्वल टू v ऑफ द बॉडी माइनस v ऑफ फ्रेम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये फ्रेम के हिसाब से, सॉरी, ये फ्रेम का वेलोसिटी आएगा, ये माइनस करने से, तो इसको इधर ले जाने से v रिलेटिव प्लस फ्रेम का वेलोसिटी जोड़ने से vg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो वेक्टर साइन देकर लिखना पड़ेगा, तो ये ऐसा है। तो v रिलेटिव के साथ v वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जोड़ना है। तो देखो, v रिलेटिव है इस तरफ और फ्रेम जा रहा है इस तरफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 माइनस v लेने से इस तरफ दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, v एंड 1, तो इसको जोड़ेंगे तो हम v माइनस 1 भी ले सकते हैं, तो तब वेलोसिटी आएगा इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये v को हमने बड़ा ले लिया और ये ऑपोजिट है, -1 कर दी। और 1 माइनस v लेने से इसको इस तरफ लेना पड़ेगा कि 1 ज्यादा है, तो इसका एरो इस तरफ होगा, तो सेम ही आएगा। नाउ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ cm कितना होगा? vcm, तो 0 होगा। vcm 0 होने से क्या होगा? m1 v1, हाँ, सब तो मैं राइट की तरह ले लिया, m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस ये जो m है इसका भी लेना पड़ेगा, m भी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हर चीज मैं राइट हैंड साइड में ले लिया, ये शायद v का वैल्यू 1 से कम आएगा, अगर कम आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब इस तरह, तो सब राइट में लेने से हर जगह मैं प्लस लिख सकता हूँ। तो m1 देखो है, सॉरी, m1 है 40 इंटू इसका v1 आया 1 प्लस m2 आया
30, इसका वेलोसिटी तो है v प्लस m3 है 70, इसका वेलोसिटी v माइनस 1 लिया है। 1 माइनस v लेने से माइनस देना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये 1 माइनस v लिखने से माइनस लेना पड़ता, सेम ही होता है इक्वेशन। और प्लस m एंड v 100 v इक्वल टू 0, तो यहाँ से v आ जाएगा। तो ये हमने क्या करेंगे, सबसे पहले 0 हर जगह से कट देंगे, तो ये होगा 4 प्लस 3v प्लस 7v माइनस 7 प्लस 10v इक्वल टू 0। तो ये आता है 20v इक्वल टू 3 आता है, ठीक है, तो v आएगा 3/20। तो ये जितना होगा मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये जो जिसका ऊपर ये सब खड़ा है ये राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें सीखने का एक ही चीज है कि ये सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में कन्वर्ट करो वेलोसिटी को। नाउ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, so VCM 0, so summation of this must be 0, बस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा माफिक और एक प्रॉब्लम, इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज करता है अपना पोजीशन। हाँ, ये कहाँ है प्रॉब्लम, ये तो हाँ इधर है प्रॉब्लम, ये दोनों इंटरचेंज करता है अपना पोजीशन, ठीक है। तो अगर इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा, इस बोट का वेलोसिटी, तो ये है ज्यादा, ये अगर इस तरफ जाएगा तो मुझे लगेगा ये 40 kg, ये थोड़ा हल्का है, तो लेफ्ट लेफ्ट की तरफ ना हो जाएगा ये हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 7, तो इसमें ये है इसका मास है 60 kg, ओके, और ये जो है इधर इसका मास है 40 kg। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके, और बोट का मास है 100 kg। द टू पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये इस तरफ ये इधर जाता है और ये इधर आता है, ठीक है। तो 60 kg ज्यादा, इसका वेट ज्यादा है, तो ये मेरे हिसाब से बोट इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, 60 kg का डिस्प्लेसमेंट, ये तो इस यहाँ से, अच्छा इसका लेंथ है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर इधर जाता है, जिसमें से ये x कम हो जाता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस एक्स होगा। ये इस तरफ जाता है, नाव भी इस तरफ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस एक्स है। हाँ, तो 60 kg इसका डिस्प्लेसमेंट है, हाँ इसका डिस्प्लेसमेंट है 1 माइनस एक्स, और ये टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और ये जो 40 kg इसका डिस्प्लेसमेंट है x प्लस 1, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और ये जो 100 kg इसका डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ x, 100 kg का हो जाएगा x, ये भी इस तरफ। तो हम तो हर टाइम ये पॉजिटिव लेते हैं, तो 60 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस एक्स माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0 आता है। तो फिर वही एक 0 को मैंने कट दिया, तो 6 माइनस 6x माइनस 4x माइनस 4 माइनस 10x इक्वल टू 0। तो ये 20x इक्वल टू 2 आता है, सो x आता है 0.1, ठीक है। तो x आता है 0.1 मीटर। आप प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, तो आ गया। नेक्स्ट पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी,
ये ए एंड बी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोगों ने निकल के रख दिया। तो 60 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट है देखो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 मीटर। ये जो 40 kg है ये टू अस राइट, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव आया और 40 kg जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आया है तो 1.1 मीटर आ गया ये टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा चलो आप देखते हैं, अब सेंटर ऑफ मास का जितना प्रॉब्लम मैंने सोच के रखा वो तो कर दिया, और उसमें बहुत सारे होते हैं। एक कॉलिशन सीखने के बाद वो भार्मा सर ने क्या किया, एक चैप्टर में सेंटर ऑफ मास मोशन उसके साथ कॉलिशन जोड़ के रखा है। तो कॉलिशन का प्रॉब्लम मैं कुछ दूसरी तरीका से करता हूँ, और जो भार्मा सर ने जो किया है वो नहीं, और एक तरीका से मैं करता हूँ। एक दो प्रॉब्लम है ऐसा, तो कॉलिशन सीखने के बाद वो करूँगा। और रोटेशनल मैकेनिक्स में तो बहुत 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 सारे प्रॉब्लम दिया है, और इसमें टफ प्रॉब्लम आता भी है एग्जाम, तो इसलिए और कम से कम एक क्लास तो लेना ही पड़ेगा रोटेशनल मोशन के। हाँ, तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बड़ा पार्ट है। द रेडियस ऑफ gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk equal its radius, find the distance of the line from the center। बहुत इजी, सबसे पहले मैं इजी प्रॉब्लम लेकर स्टार्ट करता हूँ। एकदम बेसिक। तो क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, अब रोटेशनल का प्रॉब्लम करता हूँ, हाँ ठीक है। तो रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल्स इट्स रेडियस। अच्छा, तो ये है डिस्क, इसका ये है ICM, यहाँ से हम लोग लेते हैं। एक एक्सिस इधर है, इसका डिस्टेंस है x, ठीक है। तो इसको एक्सिस लेने से I आता है। तो I इक्वल टू ICM तो हाफ m r स्क्वायर होता है, इसका मास है m, रेडियस ले लो r है। तो प्लस ये ICM प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने x ले लिया तो एम एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो ये आता है हाफ, सॉरी m को कॉमन ले लिया तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिया है रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration से लिखेंगे तो m k स्क्वायर होगा। अब दिया है k इक्वल टू r, ठीक है, कि इसका रेडियस ऑफ gyration r आ गया, तो ये कितना होगा, m r स्क्वायर होगा। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, m इंटू r स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m r स्क्वायर। m कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, तो एक्स इक्वल टू r बाई रूट 2, ठीक है। फिर वो छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम मैंने पहले करूंगा, इजी, ये तो बेसिक सिखाने के लिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज a अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, एक ऐसा प्लेट है। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद रखना चाहिए, इसका ICM कितना है, ये सेंटर ऑफ मास से जाता है, इसलिए CM लिखा है। ये जेड एक्सिस, ये होता है m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12।
दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 6। तो आप पूछा है कि ये मान लो एक एक्सिस है, ये एक डायगोनल, विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल कितना आएगा। तो इसको मैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ऐसा ले सकता हूँ, और ये है जेड एक्सिस। तो ये तो लैमिना है, और देखो ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब है 2 आई एक्स इक्वल टू आई जेड का मतलब तो आई सी एम है, तो एम स्क्वायर बाई 6, तो आई एक्स आएगा एम स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। ये बड़ा प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट ऐसा आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 3। तो द सरफेस डेंसिटी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क of radius a depends on the distance from its center as rho r equal to a plus br. Find the moment of inertia about the line perpendicular to the plane of the disk through its center. ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें ये है डिस्क, तो इसका डेंसिटी सेंटर से जितना डिस्टेंस जाओगे बढ़ जाएगा, तो रो आर ए प्लस बी आर, बी इंटू आर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऐसा एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा डिस्क का, ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो आर है, और थिकनेस है डी आर, और ये जो बड़ा डिस्क इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर ऐसे आ गया, तो आई आता है 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू आर ए आर क्यूब प्लस बी आर टू द पावर 4 इंटू डी आर, ठीक है। तो ये तो अच्छा, ये रेडियस, सॉरी रेडियस स्मॉल ए दिया था, मैंने कैपिटल आर ले लिया, कोई बात नहीं। रेडियस प्रॉब्लम में स्मॉल ए दिया था, मैं भूल गया, तो मैं आर ले लिया। तो ए कितना आएगा, ए आर टू द पावर 4/4 प्लस बी आर टू द पावर 5/5। तो ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा आंसर, ठीक है ना। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, छोटा सा। अब एक ऐसा प्रॉब्लम दिया है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ a speed u at an angle theta with the horizontal. When the torque of the weight of the particle about the point of projection when the projectile is at highest point, ठीक है ना। तो टॉर्क पूछा है प्रोजेक्टाइल का, उसका जो वेट है उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, प्रोजेक्टाइल को ऐसे शो किया, एंगल है थीटा। तो ये जब इधर चला गया, तो इसका वेलोसिटी तो इस तरफ ही रहेगा, यू कॉस थीटा, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं। ये है एम जी। तो पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट व्हाट इज द टॉर्क। तो टॉर्क देखो, ये तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका अगर रेंज है आर, तो ये है r/2, तो टॉर्क होगा टॉर्क इक्वल टू एम जी इंटू r/2, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आता है, आर होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। इसको हम लोग u² साइन 2 थीटा बाई जी ऐसा लेते हैं, तो ये आ, तो ये 2 कट जाएगा, तो एम जी इंटू ये आता है r/2 लेने से u² साइन थीटा
cos थीटा बाई जी, तो फिर ये जी भी कट गया, तो फाइनली कितना आया, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा आप देखते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है। एक स्क्वायर प्लेट मास 120 ग्राम and age 5 centimeter rotates about one of its age if it has a uniform acceleration of 0.2 radian per second square. What torque acts on the plate? Square plate of mass 120 gram and age 5 centimeter rotates about one of its age. ठीक है, तो उसका अल्फा भी दे दिया। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या दिया है, एक स्क्वायर प्लेट, तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं स्क्वायर प्लेट। तो ये है इसका एक्सिस, ठीक है। With respect to this axis, it is rotating with alpha equal to 0.2 radian per second square, ठीक है। अच्छा इसका ए दिया है, ए मास है एम, ए दिया है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मीटर, और मास दिया है 120 ग्राम, इसका मतलब 0.12 kg ये दिया है। तो इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए। इसका टॉर्क पूछा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर एक्सिस ले लेंगे तो देखो, अगर हम इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ले लेंगे तो सेम ही होगा ना ये दोनों के बीच। तो आई एक्स कितना होगा, आई होगा, इसको अगर एक्सिस ले लेंगे, इसमें पहले किया है ना एम स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर बाई 12, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू डायगोनल, तो सेम ही आएगा, उसका आधा होगा ये, ठीक है। तो एम स्क्वायर बाई 24 आएगा, ठीक है। और नहीं नहीं सॉरी सॉरी 20 कौन, सर 12 ही एम आएगा, बाई बाई 12 आएगा। डायगोनल के हिसाब से जी कितना आया था, एम स्क्वायर बाई 12, ये देखो 2 आई, इस ये भी आई है, ये भी आई है, तो ये आई जेड, ये है आई जेड, ये जेड एक्सिस, तो आई जेड 2 आई इक्वल टू आई जेड आया था एम स्क्वायर बाई 6, तो आई होगा एम स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ये 12 आएगा। तो अब एक्सिस, इसको एक्सिस ले लेंगे तो आई डैश होगा एम स्क्वायर बाई 12 प्लस ये तो ए बाई 2, तो एम इंटू ए बाई 2 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये 4 होता है 112 प्लस 1/4, कितना होता है ये 1 प्लस 3 बाई 12, सो 1/3, सो एम स्क्वायर बाई 3। अब तो प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो आई होगा एम स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.12 इंटू ए कितना था 0.05, इसका स्क्वायर बाई 3 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा ये 0.12/100 इंटू 3, और ये आता है 0.05, तो 5 दैट इज 25 इंटू 100, ठीक है, इंटू 2 और एक 10 ले लेते हैं, तो ये 25 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, 4 के साथ इसको काटेंगे तो 3 आएगा, और क्या करेंगे, तो ये 3 कट गया, तो एक 2 रह गया, 2 को रहने दो, और ये 10 टू दी पावर 5 आता है।
तो 2 into 10⁻⁻5 इतना न्यूटन मीटर आता है, न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया इसका टॉप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी टाइम है? मुझे तो लगता नहीं अभी टाइम है। अब टाइम लगता है तो सर, 2 मिनट केवल है। यस सर, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करें, इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। और हम्म। आयुष तुम भी प्रॉब्लम भेज सकते हो, पहले भेज देने से अच्छा होगा। और ये मुश्किल है कि इंस्टीट्यूट वाले कुछ गड़बड़ करते हैं, आज जैसा हुआ था। लेकिन मेरा भी एक मिस्टेक हुआ था। हाँ, नहीं, मेरा भी मिस्टेक जी। हुआ था, इसलिए आंसर जानना बहुत जरूरी होता है। हम जो इंडियन होते हैं क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, फिर आंसर चेक हम्म। करता है, नहीं मिला तो फिर करते हैं। हम लोग का यस हैबिट सर। ऐसे हो गया। और हम्म। तुम रेस्टिंग हेल्डिंग का किताब देखो, उसमें सिर्फ इधर इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रॉब्लम का आंसर दिया है, बाकी का आंसर नहीं दिया। तो ऑड इवन ऑड नंबर का आंसर दिया है, तो इवन नंबर करके तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने सही किया, ठीक है ना। ओके। तो ओके। हाँ।